व्हाट्स अप बच्चे, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। बच्चे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जेई का पेपर है ना, ऐसे धीमे 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 कदमों से आप लोगों के टुवर्ड्स आप लोगों के टुवर्ड्स आता जा रहा है। और वो जो वेलोसिटी, वो जो स्पीड होती है, वो धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। बच्चे एक्चुअली बोलेंगे नहीं, फास्ट फास्ट आ रहा है। वो आप लोगों के ऊपर है कि आप कैसे उस चीज को देख रहे हो। वो सर, वो होता है ना फिजिक्स में फ्रेम, क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम है ना। टीचर्स के लिए हम बोलते हैं कि धीमे धीमे आ रहा है, फॉर स्टूडेंट बच्चे बोलते हैं कि मैम बड़ी जल्दी जेई का पेपर आ रहा है। खैर, जो भी बात है बच्चे, आज का जो हम लोगों का डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि बच्चे, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर जेई मेन। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लिटरली थोड़ा सा लेट पढ़ाई करना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट की वेट करते हैं कि मैम अभी जैसे पता चला है कि जेई का पेपर हाँ आने वाला है, तो अब उनको रियलाइज हो रहा है कि चलो मैम हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो बच्चे, आज की डिस्कशन यही इसी बात पे होगी कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको श्योर शॉर्ट करने ही करने हैं अगर आप जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो। राइट सर? ये वीडियो मतलब बेसिकली उस बच्चे के लिए जो थोड़ा सा लेट हो गया है, या जो अपना सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाया है, बट डेफिनेटली हाँ, उसको ये जानना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो सर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं करके चला जाऊंगा और उससे मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, उससे मुझे एनआईटी एटलीस्ट मिल जाए, एंड डेफिनेटली मतलब आगे जेई एडवांस के लिए भी मैं क्वालिफाई हो जाऊं, सब कुछ सही हो जाए। देखो, जेई मेन तो आपको क्वालिफाई करना है, अपना जो अल्टीमेट टारगेट है वो तो जेई एडवांस है। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि हम जो छोटे मोटे चैप्टर्स होते हैं उनके ऊपर पूरा टाइम अपना स्पेंड कर देते हैं और फिर उससे क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, स्पेशली ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो चल रहा है, उसमें तो आपको श्योरली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फिजिक्स के लिए भी एक बार आई थिंक अजीत सर, अभिलाष सर को बोल देंगे, तो वो भी अपने जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वो भी डिस्कस हम कर लेंगे। ठीक है, सर, एट द सेम टाइम देखो क्या होता है बच्चे, आई थिंक आप लोग इस बात से अग्री करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होती है ना, बट आउट ऑफ अ सडन कभी एक दिन ऐसा आता है, हमने मॉक टेस्ट दिया, नंबर नहीं आए, या कई बार इस जर्नी में, इस पूरी की पूरी जेई की जर्नी में कई बार आपको ऐसा लो फील होता है कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। तो जब भी आपको ऐसी फीलिंग आ रही है ना, तो बच्चे आप मेक श्योर करना, आज जो भी हम चैप्टर्स बताने वाले हैं ना, जब कभी ऐसी फीलिंग आए तो बस आपको ये फोकस करना है। इट इज फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी ना क्लैरिटी नहीं हो रही होती कि मुझे आगे क्या करना है, या जो भी सिचुएशन चल रही है, आई एम लाइक रियली कंफ्यूज, व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई स्टार्ट। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको इस चीज ऐसा फील होता है, तो बच्चे मेक श्योर करना, आज जो हम चैप्टर्स की लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने कंप्लीट करने हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि यार बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो बोलते हैं कि सर हम तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, या हमने बेसिकली अपनी प्रिपरेशन में बहुत सारी गड़बड़ कर दी, बट अब बता दो कि सर अब क्या कर, अब से मतलब स्टार्ट करेंगे अभी, है ना। मान लो कि 2-3 महीने बच्चे हैं आपके पास, ये जो 2-3 महीने है उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एक ना, एक मैं आपको सिंपल सा मैथ्स भी बताता हूँ। ठीक है, ये आप थोड़ा सा अगर समझ जाओगे ना तो आपके लिए बहुत सारा फायदा आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लो ये जो है ये 100% सिलेबस है जेई मेन का, जेई मेन की बात करेंगे स्पेसिफिकली, ये 100% सिलेबस है जेई मेन का। ठीक है, अब आप 100% सिलेबस तो नहीं कर पाओगे, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़ा लेट हो गया, या मान लो उतनी अच्छी प्रिपरेशन अभी नहीं चल रही है ना, तो 100% सिलेबस का तो टाइम ही नहीं है। मतलब लेट अस अज्यूम कि 2-3 महीने बचे हैं अपने पास, है ना, तो 100% सिलेबस तो हम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 100% सिलेबस में से आप वो 80% सिलेबस कर लो, है ना, 70 या 80% मान लेते हैं, 70% सिलेबस आप कंप्लीट कर लो, 70% कर लो, 30% आप छोड़ दो, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है उनको छोड़ दो, 70% कर लो। आपको पता है क्या, अगर जेई मेन 2022 की बात करूं, जो बच्चा, है ना, जो बच्चा 25 में से 12 या 13 क्वेश्चन सही करके आया था ना, उसकी 99+ परसेंटाइल थी। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में जो बच्चा 25 में से 12 या 13 क्वेश्चन सही कर, मतलब 50%, तो 50% पे आपकी 99+ परसेंटाइल आ रही है। तो मान लो कि 100% सिलेबस में से आपने 70% सिलेबस किया, और उस 70% का सिलेबस का जो नॉलेज आपके पास है उसको एग्जाम में उतार दिया, और 50% मान लेते कि लेके आ गए आप, है ना। 70%
70% तो मान लेते कि नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो गलतियां हम भी करेंगे, कुछ तो हमारे भी क्वेश्चंस गलत होंगे, कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। वो सब करने के बाद 70 में से 50 ले आओगे। अगर आपने 50% भी मान लो कि कर लिया, 70 में से मान लो 50% भी अगर आपने कर दिया, तो जेई मेन में आपकी 99 परसेंटाइल आ गई। तो इसी को बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क। जो बच्चे मेरे ख्याल से थोड़े से लेट हो गए ना, आप इसको पॉजिटिवली सोचो, अभी भी पॉसिबल है। मैथमेटिक्स कहता है कि अभी भी पॉसिबल है, बस आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट आपको वो सब नहीं करना है। आपकी जर्नी अलग है ना, आपकी आइडेंटिटी अलग है, आपकी जर्नी अलग है, आप किस तरह से जेई मेन को देखते हो वो अलग है ना। हो सकता है कि आपका टारगेट जेई एडवांस है, आपको जेई मेन तो खाली क्वालिफाई करना है, तो आपकी जर्नी अलग है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट आपको ये समझ में आ रहा है, अगर सब कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ चीजें कर लो। उन कुछ चीजों से आप एटलीस्ट टारगेट करो कि यार आपका 50% आ जाए, है ना। लेट्स से कि 300 में से 150 भी आ गया, 150 आ गया, 160 आ गया, 170 आ गया, देन ऑल्सो इट इज गुड टू गो। आप क्वालिफाई कर जाओगे, हो सकता है आपकी 98, 99, 97 के आसपास परसेंटाइल भी आ जाएगी, आप जेई एडवांस के लिए भी क्वालिफाइड हो, तो आगे आप जेई एडवांस की जो तैयारी है उस पर फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी इट इज नेवर जस्ट वन सब्जेक्ट। हर बार बच्चे को लगता है कि मेरी फिजिक्स वीक है या मेरा केमिस्ट्री वीक है, मेरा मैथ्स वीक है, बट कोई एक या दो सब्जेक्ट्स तो डेफिनेटली होते ही हैं जो आप लोगों के स्ट्रांग होते हैं इसमें। लेकिन गलती पता क्या होती है, गलती ये होती है कि बच्चे सोचते हैं कि सर मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया, मेरा तो 100% सिलेबस बचा है, मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया, अब समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर मैं करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इतने सारे मतलब पहाड़ ऑफ क्वेश्चन, इतने सारे डाउट होते हैं ना, बहुत बहुत बड़ा दिमाग में ही मतलब एक बड़ा सा पहाड़ बन गया है अपने, और हम स्टार्ट ही नहीं करते। बट मैं आपको कह रहा हूं कि यार सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आप एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें तो करके जाओ। इंपॉर्टेंट चीजें करके जाओगे तो उसके क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, उसको परफेक्शन के साथ कर लो, कम करो लेकिन अच्छे से पढ़ो। अगर उतना भी अगर आपने कर लिया ना, तो आई कैन गारंटी यू कि यार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी के चैप्टर्स आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हाँ फिर बाद में जब टाइम मिलेगा तो एडवांस के लिए पढ़ लेना, ठीक है। बट जेई मेन एटलीस्ट आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जिसमें आपको फुल अपना 100% देना है और उनको परफेक्शन के साथ प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सर सबसे पहले मैथ्स और केमिस्ट्री, ओके। तो बच्चे सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स डिस्कस करने वाली हूँ जो एनी हाउ आपको करके आने हैं। अभी सर की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सर ने बोली, सर आपके अकॉर्डिंग 30 सवाल आएंगे, लेट्स से 30 में से 25 करने हैं, 25 ही करने होते हैं, और 25 में से कितने कर जाएं कि काम हो जाएगा? नहीं केमिस्ट्री में तो नहीं, आप मैथ्स का बताओ, यू जस्ट से अबाउट मैथ्स। मैथ्स में क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आया था, 2022 का पेपर डिफिकल्ट आया था, तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया 2022 का था। 2022 में मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आया था, तो इसीलिए कम क्वेश्चन सही करने पे भी मतलब एक एवरेज लाइक 55 मार्क्स पे मैंने देखा है कि बहुत सारी शिफ्ट में 99 परसेंटाइल बन गई थी। ओके, नहीं, लेट्स जस्ट सी एन एवरेज कि लास्ट 3 साल का या 4 साल का मैथ्स के कितने सवाल करने चाहिए ऑन एन एवरेज आई थिंक आप अगर 25 में से 17-18 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो आई थिंक दैट इज गुड, है ना। 17-18 फॉर मैथ्स, तो मैं काउंट को कैन आई टेक इट टू 20 और 22 फॉर केमिस्ट्री? सब कुछ तो नहीं करके आ सकते, 20 कर सकते हो, 20 क्वेश्चंस। सो अगर अगेन मतलब डेटा की बात करें तो इट वाज 18 क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री फॉर 99 परसेंटाइल, बट फिर भी 20 मान लेते हैं वर्स्ट केस। 18 क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री एंड दैट टू फॉर 99 परसेंटाइल, ठीक है। तो अब मैं आपको 20 मतलब देखो आपने 20 क्वेश्चंस का टारगेट करके चलना है कि ये हमने करने ही करने हैं। चैप्टर्स लिखना शुरू कर दो एंड मेक श्योर एक स्ट्रैटेजी, देखो मैं आज यहाँ पर लिख भी दूंगी ना, ये पीडीएफ भी आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी ना, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे ना। ऐसे 10 टीचर्स आके 10 टीचर्स आके आपको 10 चीजें बता के चले जाएं, मैं जेई का क्वेश्चन तक बता के चले जाऊं ना, तब भी आपका जेई में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट आपके पास कितनी चीजें हैं। लास्ट ईयर बता दिए थे वैसे, मतलब साक्षी मैम मजाक नहीं करती है, लास्ट ईयर बता दिए थे क्वेश्चंस और आगे थे है ना जेई जैसे एग्जाम में, तो मतलब आई थिंक उसकी भी एक वीडियो है जहाँ पे मतलब काफी सारे वीडियो डाल दी। आपने क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया था, क्वेश्चन गेम, और एक नहीं
4-5 ऐसे हो गए थे, मतलब हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट ऐसा हुआ था। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, बच्चे टीचर्स आपके लिए 100% मेहनत करने को रेडी हैं। हम लोग सब कुछ प्लेट पे परोस के आपको दे देंगे कि बच्चे खा लो, बट खाना तो आपको पड़ेगा ना। बट मतलब अगेन आपको समझना है कि मतलब देखो प्रोबेबिलिटी का गेम है, सिंपल सी बात है ना। जब भी कोई टीचर प्रेडिक्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, उसको पता है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो ये रहा है। इनफैक्ट अब तो बहुत सारे आपको पीवाईक्यूज याद भी हो गए होंगे, है ना। तो इतने साल से बेसिकली हम लोग पढ़ा रहे कि एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि यार इस टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं जनरली, है ना। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं ना जहाँ पे स्कोप है, ज्यादा क्वेश्चंस आप बना सकते हो। और कुछ मैथ्स में तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप ढूंढने भी जाओगे ना तो उस टॉपिक पे आपको सवाल मिलेंगे ही नहीं, बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें बनते ही नहीं है सवाल। वो टॉपिक ही ऐसा है जहाँ पे सवाल बनते ही नहीं है, तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम है। ठीक है, तो आपको मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करना है इन शॉर्ट, है ना। तो आप बता दो मैम फटाफट। तो बच्चे सबसे पहले एक क्वेश्चन, मतलब मैं तो ये बोलूंगी ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर तुमने इस चैप्टर को छोड़ा तो तुम मान के चलो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 25, फिजिकल में, हाँ फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मैं तीनों बताती हूँ। देखो हमारे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और मैं मान के चलती हूँ लगभग 33% हर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में से आएगा, ठीक है। तो मान लो 24 हो गए, है ना, तो 8 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, मतलब पर सब टॉपिक मुझे करने हैं। अब 8 फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में से अगर आप 6 या 7 भी अटेम्प्ट करना चाहते हो ना, वो अटेम्प्ट तभी कर पाओगे अगर आपने ये चैप्टर, पहला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, जिसका नाम है, पहले मैं फिजिकल के टॉपिक्स बता देती हूँ। पहला चैप्टर अगर आपने बहुत तसल्ली से पढ़ रखा होगा, मोल कॉन्सेप्ट। आप लोगों को हमसे जो हमारे प्लस के कोर्सेज हैं उस पे पढ़ना हो तो मैंने नर्चर में 25 क्लासेस ली थी मेरे ख्याल से, इतनी डिटेल में मोल कॉन्सेप्ट कराया, ठीक है। तो कोई छोटा बच्चा 11th का या 10th का वो भी देख सकता है, और जो ड्रॉपर या जेई वाले हैं उनको तो डेफिनेटली 2x पे करके देख लो, मगर देखना जरूर है, मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस पे नहीं हो, घबराओ मत, मैं ये नहीं कह रही प्लस ले लो तभी हम पढ़ाएंगे। बाउंस बैक सीरीज का जो मैंने सेशन लिया था, आई थिंक मोर देन 1 लाख व्यूज उसके हो चुके हैं, काफी बच्चे, लास्ट ईयर का तो पता नहीं कितने लाख व्यूज हो चुके हैं। ये चैप्टर ऐसा है जो आपको लिटरली करना ही करना है। मोल कॉन्सेप्ट में से एक नहीं 2-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो करके जाना। में भी मुझे याद है कि आई थिंक 8 या 9 घंटे का वन शॉट हुआ था प्रॉपर, है ना। वन शॉट मतलब ये नहीं कि 2-3 घंटे में खत्म कर दिया। वन शॉट मतलब प्रॉपर वन शॉट जहाँ पे सब कुछ डिटेल में कवर्ड है। तो डेफिनेटली आप बाउंस बैक का वन शॉट देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताए जा रहे हैं ना, उनका तो वन शॉट आपको देखना ही देखना है, ठीक है। उसको तो बिल्कुल मिस मत करो। एंड अगेन मैं फिर से उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बेसिकली अभी, है ना, थोड़ा सा लेट हो गए या कुछ भी रीजन XYZ रीजन है, बट वो मतलब प्रिपरेशन में उतना अच्छा अभी नहीं जा रहे, तो एटलीस्ट ये तो कर लो, है ना, एटलीस्ट ये तो कर लो। इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई टॉपर देख रहा है तो वो बोलेगा कि सर ने तो बताया इतने ही चैप्टर्स करने, ऐसा नहीं है। देखो जो टॉपर है ना उसको सब करना है, उसको सारे चैप्टर्स करने हैं, सारे चैप्टर्स प्रैक्टिस भी करने हैं, उसको तो टारगेट करना 100%, है ना। 1-2 नंबर भी कम नहीं चाहिए अपने को, फुल मार्क्स चाहिए। तो जो टॉपर है और उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी ऑब्वियसली, है ना। और जो टॉपर है उसने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया होगा, तो उसकी स्ट्रैटेजी, उसका सब कुछ अलग है। तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज, हम डिस्कस कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो बेसिकली 2 या 3 महीने जो भी टाइम अपने पास बचा है, जो अभी भी हमारा अच्छे से बाउंस बैक करना चाहते हो और डेफिनेटली अपना जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, है ना, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर। ये आज के लेक्चर का बेसिकली मोटिवेशन है। ओके, सो द सेकेंड चैप्टर, बच्चे एक चैप्टर मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ। अब कई लोगों को लगेगा अरे मैम तो एनसीईआरटी की सीक्वेंस लिख रही है, ऐसा नहीं है, बट अब ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया, दैट इज ओके। एक चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यस। अब अनअकैडमी एटम्स। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं अरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन नहीं आता। तुमने कई टीचर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन नहीं आता। बच्चे लिटरली आप लास्ट 5 या 6 साल के पेपर उठा के देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इतना प्यारा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है, एंड एट द सेम टाइम इजी क्वेश्चन आता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आता है, एंड दिस इज काइंड ऑफ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। टोटल कुल मिला के 15 फॉर्मूला होंगे, और अगर मैं आपको बोल रही हूँ फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये दिमाग लगाने वाला चैप्टर नहीं है। डायरेक्ट मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, आपने चिपकाना है पेपर में और आंसर आ गया, एंड दैट्स इट। तो लेस देन अ मिनट में आप इसका क्वेश्चन कर लोगे, तो ये चैप्टर छोड़ के नहीं जाना। बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, देयर विल बी जस्ट 1 क्वेश्चन, मगर होगा अच्छा। पिछले 2 साल से जब भी हम पिछले 2 साल से जब भी पेपर डिस्कशन भी करते हैं ना, जेई मेन के एग्जाम होते हैं, उसके बाद आपको पता है कि
अनअकैडमी एटम्स के ऊपर सारे पेपर डिस्कशन होते हैं, है ना, प्रॉपर एकदम पूरा पेपर हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, आपके सामने, ताकि फ्यूचर जो शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं उनको भी फायदा मिले। तो वहाँ पे भी मैंने देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में जनरली बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एटलीस्ट आप फॉर्मूला तो पढ़ के जाओ कम से कम, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऑन द डे ऑफ एग्जाम डी डे पे आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, या जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो एनसीईआरटी में लिखा है वो भी आपको याद ना है। तो ये बेसिक चीज़ों पे यार ज़्यादा फोकस करना है, सो दैट एटलीस्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको करना ही है ना। क्योंकि लास्ट ईयर भी मुझे याद है, मैंने अजीत सर से भी बात करी थी और वो कह रहे थे कि लगातार सर मतलब धनाधन फॉर्मूला बेस, पूरा पेपर ही, वो तो कह रहे थे पूरा पेपर ही फॉर्मूला बेस आ गया है ना। तो काफी सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि वैल्यू पुट करो यू विल गेट द आंसर, बस वही है कि पुट करके आंसर निकालना है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लो, इनमें जो फॉर्मूला होते हैं उनको अच्छे से कर लो एटलीस्ट। ओके, अब अगेन मेरे ऊपर ये इल्जाम मत लगाना कि मैम ने एनसीईआरटी की सीक्वेंस एज सच लिख दी है, अभी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट है ना, थोड़े गुड थिंग्स टेक टाइम। तो मैं आपको ये बताती हूँ बच्चे, जो तीसरा चैप्टर जो हमारी एनसीईआरटी का भी तीसरा चैप्टर है, इसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एंड नाउ टू योर सरप्राइज मैं बताती हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सार है। लाइक फॉर एग्जांपल जो ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन आते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स कौन सी हैं, बेसिक ऑक्साइड्स कौन सी हैं, न्यूट्रल कौन सी है, एम्फोटेरिक कौन सी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, ये सारी चीजें आप ग्रेड 11th और ग्रेड 12th में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, है ना। जो ब्लॉक केमिस्ट्री हम उसमें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में दे रखी है। मगर अगर आपको मैं कहूँ ना पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ लो, तो आप मुझे कहोगे मैम आप तो फिर सब कुछ ही बता रहे हो। तो पूरे ब्लॉक केमिस्ट्री का जो सार है ना, वो सार पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में दे रखा है। जैसे वो बोलते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन सी होती है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ब्लॉक केमिस्ट्री में अगर ट्रेंड वाला क्वेश्चन आने वाला है ना, तो उसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर से उठ कर आए, जो आपकी एनसीईआरटी में एज सच दे रखा है। पढ़ना एनसीईआरटी है, बाउंस बैक से कर लो, नर्चर से कर लो, जहां से भी करना चाहते हो करके जाना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। वंस अगेन 1 और 2 क्वेश्चंस, एक भी आता है, कई बार 2 सवाल डायरेक्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आपके पास आते हैं। अब आई नो कि मैं आप लोगों के इल्जाम लगने वाले हैं मेरे पे। वंस अगेन जो 4th चैप्टर है वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। बच्चे ये इनऑर्गेनिक के पहले 4 चैप्टर्स, मतलब सॉरी इनऑर्गेनिक कह रही हूँ, ग्रेड 11th की एनसीईआरटी के पहले 4 चैप्टर्स आपको बिना रुके बिना डरे सॉल्व करके जाने ही जाने हैं। ये वो चैप्टर है जो पूरी फिजिकल का बेस है, ये वो चैप्टर्स हैं जो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। वंस अगेन आप लिख कर चलिए 1 और 2 क्वेश्चंस। अब देखो ऐसा नहीं है हर बार 2 क्वेश्चंस आएंगे। अगर सपोज इसका एक क्वेश्चन आ गया तो इसके 2 आते हैं, इसका एक आ गया तो ऊपर वाले के 2 आते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन का नंबर जो है वो वेरी होता रहता है। केमिकल बॉन्डिंग में जैसे आता है क्वेश्चन कि लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, शेप क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कौन सी डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो छोड़ के जाओगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, ठीक है। इससे बेटर है कि कर जाओ। इसके बाद कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे हमारे पास आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, 100% गारंटी नहीं है इसमें से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद 2 चैप्टर्स आते हैं, एक है थर्मोडायनेमिक्स, एक है इक्विलिब्रियम। अब ये चैप्टर्स वैसे तो अच्छे हैं, वैसे इनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, ये उन बच्चों के चैप्टर्स हैं जिन्होंने शुरुआत से मेहनत करनी शुरू करी है, ठीक है। अगर आप अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो एंड आप थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर्स पे फोकस करो, तो ये आपका एक महीना खा जाएंगे, बट क्वेश्चन बनेगा एक। तो राइट नाउ इन चैप्टर्स को मैं नहीं बोलूंगी कि अर्जेंट बेसिस पे करो, थोड़ा सा इन पे आप सब्र कर लो, दैट इज ओके। जब ये चैप्टर्स हो जाएंगे उसके बाद यू कम ऑन टू दीज चैप्टर्स, ठीक है। एक और चैप्टर्स जो आपके स्कूल के टीचर्स लिटरली इग्नोर मारते हैं, मतलब मेरे स्कूल के टीचर ने तो इग्नोर मारा था कि इस चैप्टर में कुछ नहीं होता, मगर अगर मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रिडॉक्स रिएक्शंस, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी ग्रेड 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो ग्रेड 12th में याद है आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये ग्रेड 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिलाकर 1 और 2 क्वेश्चंस, कई बार इंडिपेंडेंट एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है।
मतलब इसका बैलेंसिंग का आ जाएगा, इसका अलग ई नॉट और ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कई बार दोनों को कंबाइंड करके 2 क्वेश्चंस अलग से पूछे जा सकते हैं, तो ये 2 चैप्टर्स आप स्किप करके जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। आगे सुनिए, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ बच्चे 6th चैप्टर। अब अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ है ना, एवरीथिंग इज देयर। हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक है, मतलब उसमें भी एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 डी एंड एफ ब्लॉक, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड्स, बहुत कुछ है। मैम इतना सारा अब हम कैसे करेंगे? आपको इतना सारा करने की एज ऑफ नाउ जरूरत नहीं है। अगर देखो इनऑर्गेनिक के 2 प्रकार के सवाल आते हैं। पहले प्रकार का सवाल स्ट्रक्चर रिलेटेड, जो आप केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हो। दूसरे प्रकार का सवाल आता है ट्रेंड रिलेटेड, जो आप पीरियोडिक टेबल में कर चुके हो, है ना। तीसरे टाइप का जो सवाल आता है, द थर्ड टाइप ऑफ सवाल जो पेपर में पूछा जाता है, और उसका 1 नहीं 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, वो होते हैं केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बताती हूँ, मैंने अनअकैडमी एटम्स पे एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, और मैं वापस से ये पूरे कॉन्फिडेंस से ये बोल रही हूँ कि इस सीरीज में मैंने लगभग 482, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, हर रोज मैं कराती थी, तो बच्चे बोल रहे थे मैम लगभग 480 रिएक्शंस हमने कंप्लीट करी थी। ये कर जाना। इसका एक काम करे क्या, मतलब आप लोग भी कमेंट करके बताना, बट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के जितने भी लेक्चर्स है ना, उसको कंबाइन करके एक बड़ा सा वीडियो बना देंगे। इट विल बी ग्रेट। तो मतलब मेरे ख्याल से हाँ, वो एक 1 शॉट टाइप बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो वीडियो आप देख सकते हो ना, जब क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज जब हुई थी तो 15-15 मिनट के सेशंस होते थे, 15 मिनट 20 मिनट छोटे छोटे सेशंस होते थे। बट अब वो पूरी सीरीज मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी है। तो जितने भी लेक्चर्स होते हैं ना, सबको क्लब करके एक बड़ा वीडियो 3-4 घंटे का 5 घंटे का बना देंगे। तो बच्चे क्या रोज 1-1 घंटा देखना चाहते हो, रोज आधा घंटा, कोई एक संडे को सोचे कि मैंने पूरा देखना है, इट विल बी ग्रेट। आप पूरा एक संडे लगा के 480 रिएक्शंस कर सकते हो। 480 ना, और ऐसा नहीं है डरो मत नंबर से कि मैम 480 रिएक्शंस कैसे करेंगे। मैं बताती हूँ, मैंने बड़े प्यार से बड़ी तसल्ली से मतलब बड़े सारे शॉर्टकट बता बता के तुम्हें सिखाया है। तो उनमें से 80 रिएक्शंस भले ऐसी होंगी जिनको आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 400 रिएक्शंस तो तुम खुद कर डालोगे। बस वो डर निकाल दो, सब हो जाएगा। एंड अगर इतना भी करके कोई गया ना, ये जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज है, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक, वैसे भी केमिस्ट्री का सिलेबस तो इतना बड़ा होता है ना। केमिस्ट्री का सिलेबस आप इमेजिन करो, मतलब कितना बड़ा है। उसमें से मुझे अगर कोई बोलेगा ना कि ये 500 रिएक्शन आपको करनी, तो मैं खुशी खुशी कर लूंगा, क्योंकि यही तो यही तो करनी है। इससे क्वेश्चन इससे क्वेश्चन आ जाएंगे, मेरे नंबर बन जाएंगे। तो मुझे इधर उधर का कुछ दिमाग लगाना नहीं है। मुझे पता है कि भाई ये 500 करके जाएंगे, अच्छे से करके जाएंगे। बाकी क्योंकि होता है ऐसा, लास्ट में ना पूरा याद करना सब कुछ बहुत बर्डन हो जाता है। तो आपको अगर बता दिया जाएगी यार ये 500 है, इनको कर लो बस, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तभी तो मैं कह रहा था कि एक पूरा 1 शॉट टाइप वीडियो बना देते हैं, सारे वीडियोस को क्लब करके, और वो भी मैं डलवा दूंगा चैनल के ऊपर। तो डेफिनेटली आप वहाँ से उसको देख लेना, ठीक है। yes. इसके बाद बच्चे 2-3 चैप्टर्स में आपको और बताती हूँ। जैसा कि सबसे एक सस्ता सा चैप्टर है, बट थोड़ा सा ना हम हमेशा केमिस्ट्री वालों को ना थोड़ा वो सुनना पड़ता है कि आप लोग तो रटवाते हो, आप ये करते हो, बट या दिस इज अ काइंड ऑफ चैप्टर्स जहाँ पर आपको ओर्स वगैरह के नाम याद रखने पड़ते हैं, प्रोसेस के नाम याद रखने पड़ते हैं। चैप्टर का नाम है मेटलर्जी। याद है मेटलर्जी चैप्टर, जो कि ग्रेड 12th का चैप्टर है। अब इससे ना डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, अच्छा सर आपने ये तो बच्चे डर गए ना, 500 सवाल हैं, आप सोचो कितने सवाल आएंगे। 500 रिएक्शंस करके जाओ, 4 to 5 क्वेश्चंस। तो देखिए ना, 5 क्वेश्चंस यहाँ से आए, ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ से आए, 6ठा क्वेश्चन यहाँ से, 7वां क्वेश्चन यहाँ से, और क्योंकि इनमें से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, लो इनऑर्गेनिक तो सारी यहीं पर निपट गई ना, इनऑर्गेनिक सारी यहीं पे निपट गई। अगर इनऑर्गेनिक पे थोड़ा सा और आपको फोकस करना है तो डी एंड एफ ब्लॉक कर सकते हो, अदरवाइज वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑलमोस्ट हमारे डन है, ठीक है। मेटलर्जी एक ऐसा चैप्टर है जिसपे आपको मिनिमम 8 ही तो आने हैं ना, टोटल 8 या 9 ही सवाल आएंगे ना। हाँ, टोटल 25 होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक के तो 7 या 8 ही आने हैं। यहीं पे आएंगे, 5 तो यहीं हो गए। तो भी रोने की बात नहीं है ना। बच्चे रोते हैं मैम कोऑर्डिनेशन नहीं आता, मैम छूट गया, मैम बहुत मुश्किल चैप्टर। भैया एक सवाल आना है और मेहनत खाएगा वो बहुत ज्यादा। ये करो ना जिसमें से 4-5 सवाल आ जाएंगे और मेहनत भी कम लगेगी, और फिर ये चीज एडवांस में बहुत काम आएगी ना। जब रिएक्शंस कर रखे हैं तो एडवांस में फिर इजी हो जाएगा ना, नहीं तो एडवांस में सारी चीजों को दोबारा करोगे। तो थोड़ा सा स्मार्ट खेलना। आगे देखिए बच्चे, 8वां और 9वां चैप्टर जो मैं आपको बताती हूँ,
अब देखो, अगर कोई मुझे कहे कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बताओ कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक चैप्टर वाइज नहीं आती है पेपर में। ऐसा कभी भी नहीं होता कि ऑर्गेनिक में ना जैसे पीरियोडिक का चैप्टर वाइज सवाल आ गया, ऑर्गेनिक में कोई दिन चैप्टर वाइज सवाल नहीं आता। तो अगर किसी को ऑर्गेनिक से डर लगता है, वंस अगैन बच्चे, अगर आप एक टॉपर बच्चा हो, ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छी परसेंटाइल स्कोर करनी है तो डेफिनेटली आपको हर चीज डिटेल में करनी है। बट अगर आप, जैसे सर ने बोला ना, अगर आप प्रिपरेशन के उस मोड पे हो जहां पर आपको डर लग रहा है कि मैं स्टार्ट करूं तो कैसे होगा, उस चक्कर में बच्चे आप लोग दो चीजें करके जाना। एक है ऑल नेम रिएक्शंस। अब ऑर्गेनिक में भी 8-9 सवाल आने हैं, मगर अगर आपने सारी नेम रिएक्शन कर दी, 1 और 2 क्वेश्चंस पक्का है। मैकेनिज्म का भी यहीं से आता है, वो जो ABCD वाले क्वेश्चन जिनसे आपको डर लगता है ना, वो भी यहीं से आएगा। तो सारी नेम रिएक्शन करके जाना, ऑल ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स करके चले जाना। और ये दोनों, अब डरना मत कि मैम ये कहाँ पर दे रखे हैं, ये एटम्स चैनल पे मैंने पूरे के पूरे लेक्चर्स ले रखे हैं, इनको कर जाओ, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इन सबके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे जाके आप उसको देख सकते हो। फाइन। और एक लास्ट चीज बताती हूँ, दिस इज द लास्ट चीज, ठीक है। और लास्ट चीज ये है, आपको पता है वो कुछ चैप्टर्स हैं हमारे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, है ना। आपको हंसी आ रही होगी ना, मैम आपने तो 4 चैप्टर्स यहाँ पे लिख दिए। बच्चे 4 चैप्टर्स के साथ साथ आपको 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मैंने 4 लिखा है, कई बार वो क्या करते हैं, केवल 3 से पूछ लेते हैं, इन 3 से पूछ लिया। कई बार वो क्या करते हैं, इन 3 से पूछ लिया, इससे पूछ ले, वो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं, मगर 3-4 आपके सवाल यहाँ से बन जाते हैं। और अब तो मेरे ख्याल से जेई एडवांस के सिलेबस में आ गया है ये सब, है ना, क्योंकि जेई एडवांस वालों ने बोला था कि हम भी अपना जो सिलेबस है वो जेई मेन के अलाइनमेंट में, एनसीईआरटी के अलाइनमेंट में लेके आ रहे। तो उन्होंने कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स इनफैक्ट हटा दिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और न्यूक्लियर हटा दिया, बताओ, और ये लगा दिया। ये सारे चैप्टर्स अब आपके एडवांस में भी आने वाले हैं। तो 4 नंबर वन टाइम मेहनत, हाँ, मतलब 4 इधर 4 उधर भी आ सकते हैं। 4 नहीं तो मान लो 2-3 तो आ ही जाएंगे। बट अगर आपके जेई एडवांस के 2-3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं और यहाँ के 3-4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं, तो क्या बुराई है मतलब 4 चैप्टर करने में। और मुझे लगता है ये सारे चैप्टर्स बहुत बड़े भी नहीं है, मतलब इट विल हार्डली टेक 3-4 आवर्स ना, 3-3, अच्छा 2-2 घंटे के, हाँ, तो 2-2 घंटे में हो जाएंगे आपके एक एक चैप्टर, तो सिंपल। तो मतलब ये बेसिकली अगेन उन बच्चों के लिए है जो मतलब थोड़ा सा लेट हो गए, या थोड़ा सा, है ना, मतलब वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे ना कि हमें कहाँ से चालू करना चाहिए। अब तो बहुत लेट हो गया, तो सिंस बहुत लेट हो गया तो एटलीस्ट आप ये करके चले जाओ, है ना। हम यही एडवाइस करेंगे कि एटलीस्ट इतना तो करके चले जाओ, सो दैट जो बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें आप कुछ कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे। सर ओवर टू यू फॉर मैथ्स। अच्छा, केमिस्ट्री का डन है। नहीं तो खाली लिखा दी सर। ओके, तो मैथ्स में यार देखो, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह का वेटेज रहता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ये चार्ट, ये ग्राफ देख के मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अलजेब्रा का वेटेज होता है ओवरऑल 37%, है ना। अगर मैं जेई मेन की बात कर रहा हूँ तो 37% अलजेब्रा आता है, 32% कैलकुलस आता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होता है ना, उनको एनालाइज करने के बाद जो एवरेज डेटा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। वेक्टर 3D आता है 12%, और ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है, वो सब मिला के, एसओटी है ना, एसओटी भी आता था, अब खैर एसओटी सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो वो सब मिला के 6% है। अब इसका वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि एसओटी निकल गया है, बट हाँ, बाकी चैप्टर्स का वेटेज आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन अगर आप यहाँ पे फोकस करना चाहते हो तो अलजेब्रा पे फोकस करना है, कैलकुलस पे फोकस करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 12% है, जो कि मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा वेटेज है इनके कंपैरिजन में। तो आपको पहले अलजेब्रा और कैलकुलस पे ज्यादा फोकस करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा कम। वेक्टर 3D, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो 5 चैप्टर आप करोगे, और पांचों के पांचों बड़े बड़े चैप्टर्स है। तो वो बड़े बड़े 5 चैप्टर करने के बाद आपको ये 12% मिलेंगे। इससे बेटर ये है कि वेक्टर 3D कर लो, 2 ही चैप्टर है, हालांकि वो दोनों चैप्टर भी बड़े बड़े हैं, बट एटलीस्ट 2 बड़े चैप्टर करने के बाद आपको 12% मिल रहा है। यहाँ पे 5 चैप्टर करने के बाद आपको 12% मिलेगा, तो इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना। वेक्टर 3D को आप प्रायोरिटी पे लो, कैलकुलस और अलजेब्रा। अब इसमें भी अंदर चलते हैं, है ना, इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि यार इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में देखो, मतलब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पिछले 2-3 साल से मतलब लगातार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज।
ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज अलजेब्रा के अंदर इसके मिनिमम 2 से 3 सवाल तो आ ही रहे। मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज एक अकेला चैप्टर है जहां से 2-3 सवाल आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। इसमें वो मिसलेनियस सीरीज होती है, एपी का क्वेश्चन आता है, कभी जीपी का क्वेश्चन आता है, कभी एरिथमेटिक मीन, कभी हार्मोनिक मीन, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज में आपको 2 से 3 क्वेश्चन लगातार आते ही जा रहे हैं। मतलब 2021 में भी थे, 2022 में भी थे, है ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज आपको डेफिनेटली करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। बाइनोमियल का एक क्वेश्चन आप पक्का ही मान लो, है ना। वो कभी कभी वो शॉर्टकट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं बाइनोमियल के, कि रिमाइंडर निकालो, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जनरल टर्म के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, जनरल टर्म, nth टर्म, मिडिल टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये सारी चीजें आपको बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनफैक्ट एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि कंफर्म ही है ना। इनफैक्ट एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है 2022 में अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के। जनरली मतलब कम आते थे, बट 2022 में इवन मैंने ऐसे पेपर भी देखे जिसमें 3-3 सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के आप मान के चलो ऑन एन एवरेज भी करेंगे तो मतलब 2 सवाल तो आप मान के चलोगे, मिनिमम 2 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से आ जाता है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, जो फॉर्मूलाज, जो प्रॉपर्टीज, जैसे z बार इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, छोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज है वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से आप मिनिमम, है ना, ये ज्यादा भी बढ़ सकता है। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, बाइनोमियल के भी कभी कभी 2 सवाल भी आ सकते हैं, बट मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इतने तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर के 3-3 सवाल तो आए ही थे और सारे आसान थे, है ना। टू योर सरप्राइज एंड टू माई सरप्राइज, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको कॉम्प्लेक्स माना जाता है उसके सवाल आसान थे। तो यार मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए, उतना भी ज्यादा कोई बहुत डिफिकल्ट टाइप का चैप्टर नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो यार मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, अलजेब्रा में ही इसको शामिल करते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ओके। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के इन दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन आएंगे फॉर श्योर, ना ज्यादा ना कम। मैट्रिसेस के 2 सवाल आते हैं ऑन एन एवरेज, और डिटर्मिनेंट का 1 सवाल आता है। टोटल 3 सवाल आते ही आते हैं। डिटर्मिनेंट में मैं आपको बता देता हूँ, डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्रैमर्स रूल से ही क्वेश्चन आएगा। तो डिटर्मिनेंट में क्रैमर्स रूल को आप अच्छे से पढ़ लो। अभी रिसेंटली मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का 1 शॉट हमने कंप्लीट किया है, तो वो 1 शॉट्स आप देख के एटलीस्ट ये जो 3 सवाल है उसको आप सिक्योर कर लो। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इन दोनों को भी आप बाद में करना, बट मैट्रिक आप ये कर लो, देखो सीक्वेंस सीरीज कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कर लो, और उसके बाद आप करो प्रोबेबिलिटी और पीएनसी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी करो और पीएनसी करो। प्रोबेबिलिटी और पीएनसी को भी मिला के 3 सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। मतलब कभी 2 सवाल प्रोबेबिलिटी के आगे तो 1 सवाल इसका आएगा, या हो सकता है इसके 2 आगे तो इसका 1 आएगा, ठीक है। तो अलजेब्रा में मेरे ख्याल से आप प्रायोरिटी पे रखो सीक्वेंस सीरीज को, आप प्रायोरिटी पे रखो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को, प्रोबेबिलिटी पीएनसी को, और उसके बाद ये जो अगर मान लो कि ये सब आपका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये बाइनोमियल, ये छोटा सा चैप्टर है, 1 सवाल आपका पक्का ही आ जाएगा। क्वाड्रेटिक छोटा सा चैप्टर है, 1 सवाल आपका पक्का ही आ जाएगा। तो ये एक सवाल वाले जो है ना उनको भी आप कर सकते हो, लेकिन लेटर स्टेज में आपको इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो ये तो अलजेब्रा की बात हो गई। अब अलजेब्रा के बाद अगर मान लो मैं कैलकुलस की बात करूं, ठीक है, कैलकुलस की बात करते हैं। तो कैलकुलस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। 3 सवाल आते हैं, एओडी जिसको हम बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 3 क्वेश्चंस, है ना। एक क्वेश्चन आ जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, एक क्वेश्चन आ जाएगा मैक्सिमा मिनिमा का, और एक और सवाल आ सकता है रोज थ्योरम, एलएमवीटी, जो अलग अलग टाइप के थ्योरम्स होते हैं उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन इनफैक्ट टेंजेंट नॉर्मल का भी आ सकता है ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इनफैक्ट आप हर शिफ्ट में आपको दिख जाएंगे। तो एओडी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसमें स्पेशली वो जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें 2 सवाल आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर्टी बेस्ड आएगा, जो बाहुबली प्रॉपर्टी है, कटप्पा प्रॉपर्टी है, सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, वो अंकल आंटी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है ये सारी चीजें, है ना। ये सब उन्हीं को समझ में आएगा जो बेसिकली हमारे लेक्चर्स देखते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं इसमें। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो काफी सारे शॉर्टकट्स भी है,
तो वो शॉर्टकट्स वगैरह आपको काम आएंगे, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको मेहनत भी ज्यादा नहीं लगेगी, कम मेहनत के अंदर आपका स्कोर ज्यादा आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वाले सवाल आते हैं, और एक लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन भी आ सकता है। लिमिट ऑफ सम करके एक टॉपिक है इसके अंदर, उसके क्वेश्चंस आते हैं। वॉलिस थ्योरम के कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं, और है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिक, और लेबनीज के क्वेश्चन आते हैं, है ना, लेबनीज रूल, तो उसके क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और इसके बाद अगर बात करी जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, कभी कभी 2 सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 क्वेश्चंस। डिफरेंशियल इक्वेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या वेरिएबल सेपरेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार आप थोड़ा सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो होता है ना, वो भी आप एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन कैलकुलस का इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको छोड़ के मत जाना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बाकी सारे मतलब छोटे छोटे चैप्टर, जैसे एरिया अंडर द कर्व का एक सवाल आता है, लिमिट कंटिन्यूटी, एलसीडी आप कर सकते हो। इनफैक्ट एलसीडी के आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से आप मान लो 3 सवाल आएंगे, तीनों का एक एक आ सकता है, 3 या 2 सवाल, है ना, 2 और 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चंस आप मान के चलो कि इसमें पक्का बनेगा ही बनेगा। एक लिमिट का तो देखो एक पक्का ही होता है ना, लिमिट का पक्का होता है। इन दोनों में से कभी कभी दोनों के क्वेश्चन आ जाते हैं, और कभी कभी किसी एक का ही आएगा, मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। तो कभी कभी मिक्स करके क्वेश्चन आता है, और कभी कभी क्या होता है कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और ये तीनों ही चैप्टर छोटे छोटे और आसान चैप्टर है, तो आप जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है, ये जल्दी भी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, वैसे तो इतना कर लोगे तो बहुत हो जाएगा, बट उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो फंक्शंस अच्छे से कर लेना। फंक्शंस का जो डोमेन रेंज होता है ना स्पेशली, तो डोमेन रेंज के क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। तो डोमेन रेंज का एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि यार पक्का ही आएगा, ठीक है। तो मतलब आई थिंक ओवरऑल आपको एक आइडिया लग गया कि यार अब और मैं एक बार देख लेता हूँ कि कुछ बचा तो नहीं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक सवाल, आईटीएफ का एक सवाल, वो सब एक एक है ना। मिसलेनियस में आप देखो स्टैटिस्टिक्स का एक सवाल, रीजनिंग का एक सवाल, है ना। वेक्टर 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर 3D का वेटेज है 12%, इसके मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये तो अलग ही है। तो वेक्टर 3D आपको डेफिनेटली देखो। ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ ना कि कौन से चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए, तो वो है वेक्टर 3D, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। वेक्टर 3D, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, एओडी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर्स है जो बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। बाकी जो छोटे मोटे चैप्टर्स है वो फिर भी अगर आप एक बार को छोड़ दोगे तो चल जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना मतलब समझ में नहीं आता है, या होते ही नहीं, मतलब क्वेश्चन ही नहीं बनते। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इलिप्स और हाइपरबोला को, क्योंकि इलिप्स और हाइपरबोला में ना वैसी चीजें हैं जो कि आप पैराबोला में पढ़ते हो, तो इलिप्स और हाइपरबोला को स्किप कर दोगे तो चलेगा। आप एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन कर लो, सर्कल कर लो और पैराबोला कर लो। और पैराबोला के और सर्कल के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वही इलिप्स और हाइपरबोला में भी काम आ जाते हैं। तो अगर आपको करना है तो या तो बेसिक लेवल का कर लो, बेसिक क्वेश्चन ही, क्योंकि लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं, है ना। इनफैक्ट जेई मेन में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना इलिप्स और हाइपरबोला के, वो बहुत ज्यादा बेसिक ही आ रहे हैं। एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, बेसिक जो आपको टेबल बनवाया जाता है, तो वहां से। तो या तो आपके पास बहुत टाइम कम है तो आप इसको स्किप कर सकते हो फॉर नाउ। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 सवाल आते हैं, सर्कल का 1 सवाल मिनिमम आता है, पैराबोला का भी 1 सवाल आता ही आता है। तो 4 सवाल आपके वैसे ही बन गए। इन दोनों में से किसी एक का 1 सवाल आता है, तो बड़े बड़े चैप्टर्स करके आपको 1 सवाल मिलेगा। उससे बेटर है कि आप वेक्टर 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो। समझ गए ना आप मेरी बात? तो इसको आप स्किप कर दोगे तो चलेगा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इसको एटलीस्ट आप कर लो, है ना। और ये भी बाद में करना, मतलब पहले अलजेब्रा और कैलकुलस पे ज्यादा फोकस करो, वेक्टर 3D को अच्छे से करो, ठीक है। बाकी ये आप लास्ट में भी करोगे तो भी चलेगा। इनफैक्ट ये तो 11th में पढ़ाया जाता है ना, तो अगर आपका 11th से ऑलरेडी स्ट्रांग है तो बढ़िया है। अब 11th में ही अगर इसका बैकलॉग है तो अभी उस बैकलॉग को कवर करने का सही टाइम नहीं है। पहले आप इन पे तो फोकस करो, इनके तो नंबर बने। तो काफी सारे क्वेश्चंस मतलब मैंने आपको गिना दिए कि यार यहाँ से क्वेश्चन बनने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना। ऑब्वियसली आपको पता है कि जेई मेन में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, बट ओवरऑल यार इसमें मतलब यही आएगा है ना,
इनफैक्ट सालों साल यही आता यही है ना, आता है, इतने yes. इतने क्वेश्चन ही आते हैं। और उसमें भी जो मैंने आपको सब टॉपिक भी बता दिए, जैसे है ना, जैसे उसमें मैंने आपको बोला था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल, है ना, डेफिनेट में मैंने आपको बोला प्रॉपर्टी वाले सवाल आते हैं, लेबनीज के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब आएगा ही आएगा, है ना, ये सब श्योर है, वो मतलब आता सर ही आता है। बच्चे एक हमेशा जीपी का सवाल आता है सीक्वेंस सीरीज में, एक एजीपी टाइप्स क्वेश्चन बनता है, मिसलेनियस सीरीज के काफी क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सब आता ही है ना, ये सब ऐसा है जो आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा, नहीं आएगा तो कहाँ से पेपर बनेगा, है ना, कहीं से तो बनाना पड़ेगा ना, तो बेसिकली उनको डालना ही पड़ेगा। ठीक है। सर कई बार ना बच्चे वही है, एक अंदर डर होता है कि पता नहीं हम लोग कैसे करेंगे, हम स्टार्ट कहाँ से करें। बच्चे तो जैसे सर ने आपको कोई एक चैप्टर बताया, लेटर से यही आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन, या चलो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, आप कंफ्यूज हो कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। आप सारी कंफ्यूजन को एक साइड पे रख के बस आज ये सोचो कि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। अब चाहे आप यूट्यूब से बाउंस बैक से करो, वो 1 डॉट हो 2 डॉट हो, सब आपकी मर्जी है, सब सोर्सेज आपके पास है। जो प्लस वाले बच्चे, आई एम श्योर आपका प्लस का कोर्स भी होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हर चीज अवेलेबल है। मगर वही है ना, स्टार्ट करोगे तो होगा। अगर यही तुम 20 दिन और निकाल दोगे और फिर नहीं, सोचो क्या हो जाएगा। प्लस के ऊपर तो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है डिफरेंशियल इक्वेशन, मुझे याद है, और मतलब कम से कम मेरे ख्याल से हमने 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे उसमें। ठीक है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन के तो मैंने बोला है कि ढूंढ ढूंढ के करने हैं सवाल, है ना। कहाँ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, ढूंढो पहले, है ना, और फिर उसको करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन आप अच्छे से कर लो, उसके क्वेश्चन काफी बनते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, तो एक ओवरऑल मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया लग गया होगा, है ना, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया और बीच बीच में मैं सब टॉपिक भी आपको बता दिए कि यार ये सब टॉपिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस करो। ठीक है, ओके सो बच्चे, जिस तरीके से हमने डिटेल केमिस्ट्री और मैथ्स के चैप्टर्स आपको बता दिए हैं, विल डेफिनेटली आस्क अजीत सर एंड अभिलाष सर कि वो भी इस तरीके का आप लोगों के साथ एक सेशन ले लें जहां पर आपको फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो भी पता चल जाए। ठीक है, तो बस अब आपको मेक श्योर करना है कि अब किसी और बात की देखो वेट नहीं करनी है कि पंडित जी आएंगे, मुहूर्त निकालेंगे, तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बस मेक श्योर अगर आज ये सेशन देखा है, इस सेशन से कुछ भी अगर आपको समझ आया, तो मेक श्योर उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट करना स्टार्ट कर दो। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी ये सब कंप्लीट कर पाओगे। और मान के चलो अगर ये नहीं कर रहे हो ना, जो जो चैप्टर्स आप मिस करके जा रहे हो, उतने आप अपनी रैंक से दूर होते जाओगे, उतने अपने गोल से, अपने टारगेट से दूर होते जाओगे। तो देखो आप बाकी बच्चों से थोड़ा सा पीछे हो, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। अब कम से कम उनके लेवल पर आने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब आप सोचो कि इसमें भी हम शॉर्टकट मारे और दुनिया से आगे निकल जाएं, तो भैया नहीं निकल सकते हो। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, जिसको कहते हैं ना बिटर ट्रुथ, ये वही है। भैया करोगे मेहनत तो पहुंचोगे आईआईटी, नहीं करोगे तो नहीं पहुंचोगे, बात खत्म। इसके अलावा और एक सिक्के के दो पहलू यही है, इसके अलावा और नहीं, ये कुछ बात नहीं तो है। ही, मतलब देखो कोई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, है ना, ये बेसिकली मतलब अगेन जो टॉपर्स है, स्मार्ट कट बोल दो बट शॉर्टकट हाँ, शॉर्टकट तो नहीं है। मतलब दिस माइट मतलब बी अ स्मार्ट इवन मान लो अगर आपको ये सारे चैप्टर्स भी करने हैं, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार पूरा वन शॉट देखना ही पड़ेगा, उसके बाद पूरे प्रॉपर नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको करनी ही पड़ेगी, तब जाके नंबर बनेंगे। ठीक है, बट हाँ एटलीस्ट वो होता है ना कि अगर मान लो कि मैंने लेट स्टार्ट किया है और मुझे एक आइडिया नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर आप वो बता दो कि हम किस पे ज़्यादा फोकस करें, कि भाई किस पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, क्योंकि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये नहीं पता कि चालू कहाँ से करना चाहिए, है ना, और चालू करेंगे अभी से तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो अब आपके सामने है, मतलब है ना, 25 में से ये मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस, 21 और 22 आते काफ़ी हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो मैंने वैसे ही बता दिए। वैसे 30 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 30 में से आपको 21 तो यू हैव टोल्ड देम। काफ़ी सारे तो मैंने वैसे ही बता दिए। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चंस भी आप इंक्लूड करोगे तो इसका नंबर और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली मतलब अब आप प्रिपेयर करना चालू कर दो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट आपके पास है, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, बट आप इसको नोट करके रखना। इवन मैंने जो बीच बीच में सब टॉपिक बोले ना, उन पे ज़्यादा फोकस करना, सो दैट आपकी प्रिपरेशन में मतलब 1% की भी कुछ कमी नहीं रह जानी चाहिए। हम अपना बेस्ट भी अगर करके आ गए ना, तो मेरे ख्याल से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर लंबा सोचो यार, मैं तो यही बोलूँगा कि थोड़ा सा लंबा सोचो, क्योंकि जेई मेन हमारा अल्टीमेट टारगेट नहीं है, है ना। जब आपने प्रिपरेशन चालू किया होगा तो आपने यही सोचा होगा कि यार जेई, आईआईटी जाना
जेई एडवांस को फोड़ना है, आईआईटी में जाना है, तो एटलीस्ट आप अभी लेट से कि कोई ऐसा बच्चा भी होगा ना, बहुत सारे बच्चे ऐसी भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि लेट से अभी मेरी बस 97 98 टाइप्स परसेंटाइल आ जाए, बहुत ज़्यादा परसेंटाइल मुझे नहीं चाहिए, बट मुझे जेई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक चाहिए। एटलीस्ट हम अभी ठीक ठाक कर जाए बस जेई मेन में, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपना जो मैक्सिमम एफर्ट है वो जेई एडवांस के लिए ही मारो। आपका टारगेट देखो सिंगल होना चाहिए, सिंगल टारगेट है तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे, निकाल पाओगे। ठीक है, तो एडवांस को ही अपना टारगेट रखो। मेन में बस इतना कर लो कि भाई एटलीस्ट आपको पीछे ना देखना पड़े, और जो भी मेन वाली जो मेहनत है वो आपको अल्टीमेटली एडवांस में तो काम आएगी आएगी। ठीक है, तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें करके जाओगे तो आपको एक अच्छा, मतलब बेसिकली एक वो आप है ना, अच्छे से अच्छा ग्रिप आ जाएगा और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो मेरे ख्याल से एंड करते हैं। हाँ, ये बाकी अपना अचीवर्स बैच जो है वो प्लस के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, ड्रॉपर्स का बैच है तो डेफिनेटली मतलब मल्टीपल बैचेस अभी चल रहे हैं, है ना, बहुत सारे रिवीजन बैचेस भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुए, क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, लाइव क्लासेस देख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए वो सारे चैप्टर्स, है ना, मैं सारे के सारे चैप्टर्स प्लस के ऊपर भी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो विद डीपीपीज, क्वेश्चन बैंक, है ना, टेस्ट सीरीज, बीच बीच में आपके टेस्ट भी होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, है ना, तो डेफिनेटली आप जो प्लस का प्लेटफॉर्म है उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एनवी लाइव कोड यूज़ करके या फिर साक्षी कोड यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सी यू इन द प्लस क्लासेस, और बाकी आप मचाते रहो। चलिए बच्चे, ओके बच्चे, देन टेक केयर, बाय बाय।